थैंक यू। आप सभी का स्वागत है और ये मिशन हम सब का है, इसलिए इसमें कोई थैंक यू की बात नहीं, ये मेरा काम है। हम लोगों को मिलके इस रास्ते पे सब एक साथ चल रहे हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये इवेंट कलेक्टिव भी है और इंडिविजुअल भी है, इसलिए कलेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम सब मिलके इसमें काम कर रहे हैं। तो नया सब्जेक्ट है, कुछ लोगों ने पहली बार सुना है, कुछ लोग सुनते हैं कन्फ्यूजन होता है, बहुत सिंपल इसको बनाते हैं। और जो भी चीज आपको ना समझ में आए, मेरे बोलने में फास्ट बोल जाऊं तो आप उसको नोट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन से हम उसको डिस्कस करेंगे, वो सबके लिए आसान होगा। सो 5D कॉन्शियसनेस क्या है, ये कौन सी नया शब्द आ गया? आज तक तो इतने स्क्रिप्चर सुने, अष्टावक्र गीता, महाभारत गीता, किसी ने बताया नहीं, कुरान में नहीं लिखा। क्या है ये? अर्थ पे जो कॉन्शियसनेस है, पूरा जगत इस कॉन्शियसनेस का प्रकटीकरण है। सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, वो प्रकट होती है डिफरेंट नेम एंड फॉर्म में। ये गीता में लिखा है। जैसे हम कहते हैं कि सोना है, अगर अंगूठी में है तो अंगूठी है, कान में है तो कुछ और है, नाक में है तो नथनी है, हाथ में है तो चूड़ी है, लेकिन इनफैक्ट वो सोना है। ऐसे ही सिर्फ कॉन्शियसनेस है, वो डिफरेंट फॉर्म में जब प्रकट होती है, तो फर्स्ट फॉर्म में मेटल और मिनरल्स में जो प्रकट होती है, वो एक लेवल है। 3 तरह के एक्सप्रेशंस हैं अर्थ पे कॉन्शियसनेस के। सेकेंड लेवल है प्लांट और से एनिमल्स में, और थर्ड इसका एक्सप्रेशन है ह्यूमन बीइंग। 3 तरह ये प्रकट होती है। तो इन हम ऐसा मानते हैं कि जैसे ये क्रिस्टल है, ये लिविंग बीइंग नहीं है, तो चलो इसको हम अभी हटा देते हैं, लिविंग बीइंग नहीं है, लेकिन इसमें भी वाइब्रेशन है, ये भी कॉन्शियसनेस का प्रकटीकरण है। जो प्लांट हैं उनमें लाइफ है, और इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। सपोज हम सब देख रहे हैं कि आप लोग खाना बनाते होंगे, जब हम टमाटर को काटते हैं या किसी भी सब्जी को काटते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन नापी जा सकती है, और वो चीखता और चिल्लाता है, उसको भी दर्द होता है। हमारी तरह सांस लेता है, उसके भी बच्चे होते हैं। और सिर्फ अगर हम एक अंतर कर दें कि हम उससे परमिशन लें, ये आप हमारे जीवन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम आपको यूज करते हैं, तो वो खुशी से, सेम जो प्लांट्स है, खुशी से अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है। तो प्लांट्स में भी लाइफ है, फिर एनिमल में और ह्यूमन में है। ह्यूमन की जो एक्सप्रेशन है अर्थ पे, ये बहुत लिमिटेड है। हमारा माइंड 2.2% एवरेज जो हम अपना माइंड को यूज कर पाते हैं, दैट इज ओनली 2.2%। और जो हमारा डीएनए है, इसका 90% तो वो कहते हैं आउटराइटली बेकार है, जंक है, किसी काम का नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं। 10% है, उसका 3 to 4% हम यूज करते हैं। दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड प्रिमिटिव एक्सप्रेशंस ऑफ द कॉन्शियसनेस जो अर्थ का ह्यूमन है। ये कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, इसको 5D कहते हैं। सो सिंपल है कि जो 3 एक्सप्रेशंस थे, इन 3 एक्सप्रेशंस के बाद जो कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल पे प्रकट होगी, दैट इज 5D कॉन्शियसनेस। 4D कहाँ रह गया फिर? 4D इसलिए है क्योंकि अर्थ पे हम क्वारंटीन है। अर्थ में जो सोल है वो बाहर नहीं जा पाती। जीत पैदा होती है, मरती है, पैदा होती है, मरती है, रिसाइकिल होती रहती है। इस रिसाइकलिंग प्रोसेस में जो अर्थ फिजिकल बॉडी में नहीं होती सोल, उसको हम 4D कहते हैं। उनमें जो अंतर होता है वो सूक्ष्म शरीर में होती है, वो टाइम और स्पेस में बंधी नहीं होती। ह्यूमन अभी टाइम और स्पेस में बंधा हुआ है जब तक बॉडी में है। अगर वो इस स्पेस से बाहर निकल जाए तो वो टाइम और स्पेस से फ्री होता है। ह्यूमन जब यहाँ पे टाइम और स्पेस में फंसा है, और लेकिन इसके बाद जब वो फिजिकल बॉडी में नहीं होता, दैट इज 4D। और अब जो 5th डायमेंशन है, इसमें इसके एक्सप्रेशंस बहुत बढ़ सकते हैं, जैसे उसकी माइंड की कैपेसिटी कंप्लीट इनहेंस होंगी। अगर 2.2% माइंड से ह्यूमन ने जो अपना अभी तक अचीवमेंट किया है, जब ये से 10% हो जाएगा, तो ह्यूमन कैसा होगा, दुनिया कैसी होगी? ये हमारी शुरुआत हो चुकी है 5D कॉन्शियसनेस की, और यही 5D है। इस को जब हम बताने की कोशिश करते हैं, तो जैसे 2 डायमेंशन वाले को 3rd डायमेंशन के बारे में समझाएं तो वो समझ नहीं सकता, क्योंकि वो कंप्रीहेंड नहीं कर सकता इस विषय को। सेम वे अगर हम 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं लॉजिकल माइंड से, तो हम उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि ये इस कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड की चीज है। हमारा माइंड भी इस कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, इस कॉन्शियसनेस के बाहर की चीज है।
लेकिन फिर भी फॉर एग्जाम्पल मान लो कहा जाए कि फिफ्थ डायमेंशन में मनी का सिस्टम नहीं होगा। अभी थर्ड डायमेंशन में मनी का सिस्टम है, मनी के सिस्टम की वजह से अर्थ पे मिजरी है। इंडिया में 9 लोगों के पास, जो टॉप के 9 लोग हैं, वो इंडिया की कंप्लीट वेल्थ का 50% उनके पास है, इसलिए अर्थ पे मिजरी है। 50% अगर 9 लोग के पास है तो इसलिए कमी है। ऐसे ही पूरी धरती का हाल है अभी तक की थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस में। ये अगर ये मनी का सिस्टम हट जाए तो लोगों का दुख कम हो सकता है, राइट। इस धरती में अबेंडेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर सोचो कि हम एक आम का गुठली लगाते हैं तो उसमें कितने आम होते हैं। इस ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस डायमेंशन में सेपरेशन बेस्ड डायमेंशन है, इसमें हर तरह के सेपरेशन है, तो उसमें मनी के बेस पे भी हायरार्कीज हैं। अगर मैं कहता हूं कि फिफ्थ डायमेंशन में मनी का सिस्टम नहीं होगा तो इमीडिएटली जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो बैक में चली जाती है कि पाषाण युग में गेहूं के बदले तेल लेते थे या चीजों को एक्सचेंज करते थे, ऐसा कुछ होगा। नो, मनी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो सेपरेशन बेस्ड है, ये सेपरेशन बेस्ड से वननेस की ओर जा रही है। जब हम सारे वन हैं तो कौन मनी को होल्ड करके रखेगा। देन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ पे कॉपीराइट है, हमने कोई इन्वेंशन किया, उसका कॉपीराइट बना लिया। वहां पे कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि हर चीज इक्वली शेयर होती है। और ह्यूमैनिटी वहां पे पहली बार लव का एक्सपीरियंस करती है। अब अभी फिर यहाँ पे कंफ्लिक्ट होता है कि लव, क्या हमें लव नहीं होता थर्ड डायमेंशन में? हम भी तो थर्ड डायमेंशन में हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं। बच्चों तो छोड़ो, दिल्ली में रोड रेज में इंडिया में एवरी ईयर 1000 लोगों की डेथ हो जाती है। किसी की कार पे अगर मोटरसाइकिल में स्क्रैच हो गया तो उसको वो गुस्से में मार देते हैं, क्योंकि वो अपनी कार से बहुत प्यार करते हैं। सेम वे हम ऐसा सोचते हैं जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि हम प्यार करते होंगे, अपने कार से भी प्यार करते हैं, पेट से भी प्यार करते हैं, और बच्चों से प्यार करते हैं, पड़ोसी से प्यार करते हैं। ये थर्ड डायमेंशनल का प्यार है। इसका जो अभी तक जो ह्यूमैनिटी ने लव का एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि ये सेपरेशन बेस्ड है। जो सेपरेशन बेस्ड है वो लव का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो ये नेक्स्ट डायमेंशन में इसके बाद के अनुभव होंगे। जो अर्थ की क्वारंटीन है, जिसकी वजह से जो सोल मरने के बाद भी नहीं जा पाती और जीते जी भी नहीं बाहर निकल सकती, ये क्वारंटीन ब्रेक हो जाएगी। जब ये क्वारंटाइन ब्रेक होगी तो हम पूरे ब्रह्मांड में अनंत ट्रेवल कर सकते हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल है। इस धरती के बाहर की डायमेंशंस में ट्रेवल करना, उस टेक्नोलॉजी को यूज करना, अबेंडेंस का अनुभव करना और वननेस का अनुभव करना, ये नेक्स्ट डायमेंशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जिसका पोटेंशियल इस समय हम सबके पास है, ह्यूमैनिटी के पास है। तो क्या ये घटना पहली बार हो रही है? नहीं, ये हर 26,000 ईयर में ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आती है। इसके पहले भी 2 बार आई थी, ये थर्ड टाइम है। लेकिन पिछली 2 बार में हार्वेस्ट इस शब्द का इस तरह यूज होता है कि उस समय फसल बहुत छोटी हुई। मतलब कि ये मौका आया, लेकिन बहुत बहुत कम लोग उस समय असेंड कर पाए। जब भी कोई प्लेनेट में ये थर्ड टाइम होता है तो उस प्लेनेट की वाइब्रेशन डिफरेंट हो जाती है। वो कंप्लीट प्लेनेट में पोटेंशियल है शिफ्ट करने का। दिस टाइम देयर इज सच ए बिग पोटेंशियल। अगर हम लोग समझ सकें तो अर्थ में ह्यूमैनिटी फिफ्थ डायमेंशन में असेंड कर सकती है। ये फिफ्थ डायमेंशन एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये क्रिस्टल है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है और ह्यूमन में है। और ह्यूमन में डिफरेंट स्टेट्स में जो कॉन्शियसनेस है उनकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। शायद ये नापी जा सकती हूँ। फ्रीक्वेंसीज बहुत आजकल सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि नापी जा सकती होगी। मैं जर्मनी में, यहाँ पे बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में, उसके प्रोफेसर से मिला था एक प्रोग्राम में। ही वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को उसकी ह्यूमन की स्पिरिचुअलिटी को नापा जा सके। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कि इतने आजकल फेक गुरु हैं, अगर ये मशीन मार्केट में आ जाए तो कम से कम लोगों को हेल्प मिलेगी। तो मुझे पता नहीं कि वो अपने प्रोजेक्ट में कहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी उस समय उन्होंने बताई थी। फिफ्थ डायमेंशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत फाइन है, और थर्ड डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी लो है, डेंस है। यहाँ पे स्थूल है, वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जर्नी है। तो
ये कौन फिफ्थ डायमेंशन में जा पाएगा? जो उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेगा। किसी को मना नहीं है, किसी को कंपल्शन नहीं है, ह्यूमन को फ्री विल है। लेकिन जो भी इस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेगा उसके लिए वहां पे जाना आसान होगा। ये फ्रीक्वेंसी अर्थ की बढ़नी शुरू हो चुकी है। बहुत तेजी से अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इसको अगर नापना हो तो इसका एक इंस्ट्रूमेंट है शूमान रेजोनेंस। जर्मनी के साइंटिस्ट हुए तो उन्होंने अर्थ की इसको नापने की कोशिश की। सालों साल वो कांस्टेंट थी 7.83 हर्ट्ज। कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता था, लेकिन 7.83 हर्ट्ज जो है ये ओम की फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। अगर ओम अच्छे तरीके से बोला जाए तो 7.83 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये अबाउट 20-30 सम टाइम इट स्पाइक्स, वो सारे पैरामीटर जितने उनके हैं उसके भी नीचे चली जाती है। क्या होता है जब ये शूमान रेजोनेंस इतनी तेजी से अर्थ पे आती है? जो हमारे सेल हैं ये लाइट को अब्सॉर्ब करने की इनकी जो थ्रेशोल्ड है, जो इनकी क्षमता है, ये बढ़ जाती है। ऑन दैट डेट सेल एक्सपेंड होता है और इसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि हम फिजिकल बॉडी जो हमारी अभी कार्बन बेस्ड है, ये क्रिस्टल बेस्ड कन्वर्ट होनी है फिफ्थ डायमेंशन में। इसकी वाइब्रेशन बढ़नी है, इसमें लाइट एब्जॉर्ब होनी है। तो जब भी शूमान रेजोनेंस आती है, हमारा सेल, हमारी बॉडी इसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही है नेक्स्ट लाइट को। इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है, सबको धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तैयारी कर रहा है, और सबके लिए फ्री विल है। इसमें से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो फिफ्थ डायमेंशन है ये न्यू नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी क्या है? अगर मान लो किसी युग में सती प्रथा हो, औरत को जला दिया पति के मरने के बाद, वो उस समय की नॉर्मेलिटी थी। जैसा आजकल हमें दूध मिलता है, अगर मैं समझता हूँ मेरे दादा परदादा हूँ कि ये प्लास्टिक का दूध है, ये ले लो, तो वो फेंक देंगे, उनको उल्टी आ जाए शायद। लेकिन अब ये इस समय की नॉर्मेलिटी है। जापान में कीड़े, जो उनको उनके जो खाने में कीड़े का पाउडर मिला के जापान में खाना दिया जा रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आप देखोगे सेलिब्रिटीज आपको एडवर्टाइज कर रही हैं कि कीड़ों में बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू है, हमें कीड़ों को खाना चाहिए। कुछ समय बाद ये नॉर्मेलिटी बन जाएगी, जो आज नॉन थिंकेबल है वो उस समय की रियलिटी बन जाएगी। तो इसी तरह जो ह्यूमन जो अब है, ये न्यू ह्यूमन में कन्वर्ट हो रहा है फिफ्थ डायमेंशन में। अभी ह्यूमन पैदा होता है, छोटा सा समय जीता है, मर जाता है। मल्टीपल उसको डिसीजेज होती हैं। डिसीज भी आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। अगर हम नेचुरल लाइफ जिए तो कम होगी, लेकिन ये फार्मा इंडस्ट्री को सूट नहीं करता, या उनको सूट नहीं करता जो 9 लोग हैं। उन 9 लोगों को ये सूट नहीं करता कि ह्यूमैनिटी कंफर्टेबल रहे। तो कैंसर आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। आप लोगों को दिल्ली में पता होगा, पंजाब से एक ट्रेन आती है सुबह, कुली लोग सामान लेने के लिए उस ट्रेन को दौड़ते हैं, तो कुली लोग उस ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस कहते हैं। उस ट्रेन का नाम तो कुछ और है, क्योंकि उसमें सारे कैंसर के पेशेंट एम्स में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। फर्टिलिटी, जो इनफर्टाइल होने का इश्यू है, आप देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। शहरों में नॉर्मल कंसीव नहीं कर पा रहे लोग। और एक एडवर्टाइजमेंट हमारे ग्रुप में शेयर की थी, मैं बाद में वंशिका जी को शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप में भी शेयर हो सकती है। आर्टिफिशियल वॉर्म क्रिएट कर रहे हैं ताकि जो बेबी हैं बाहर पैदा हो, माँ के उसमें ही ना पैदा हो। ये तो कुछ समय के बाद वो रियलिटी बन जाएगा। सो रियलिटी जो है, जो समाज जिस तरह जीता है उसके नियमों और रीति रिवाजों के हिसाब से रियलिटी परिवर्तित होती है। फिफ्थ डायमेंशन में हम न्यू नॉर्मेलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ह्यूमन जो अभी जिसकी साइज है इससे थोड़ा बड़ा, डिसीज नाम की कोई चीज नहीं, और कंप्लीट उसकी जो लाइफ है, लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा तो वो अपनी कॉन्शियस, अभी भी डेथ नहीं होती ह्यूमन की। लेकिन जब हमारा शरीर छूट जाता है और हमें नया शरीर मिलता है, तो मोस्टली हमारी प्रीवियस मेमोरी खत्म हो जाती है। लाइफ तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इनफाइनाइट थे, हम हमेशा थे, हमेशा रहेगी सोल। लेकिन वो जब भूल जाती है, तो जब वो दोबारा पैदा होती है तो उसको याद नहीं रहता, तो उसको सब कुछ नया लगता है। नए तरीके से शुरुआत करती है, नया परिवार, नए भाई बहन, नए दोस्त, छोटा सा जीवन खत्म, फिर नई शुरुआत की। तो कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन बहुत स्लो होता है
फिर बच्चा बन के पैदा हुई, फिर उसने स्ट्रगल किया, जब तक वो इवॉल्व होके थोड़ी-सी आई, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो जब हमारी लाइफ का स्पैन बहुत ज़्यादा होगा, तो कॉन्शियसनेस का जो वो डायमेंशन है, वो ह्यूमैनिटी ने अभी एक्सपीरियंस नहीं की है। उस डायमेंशन को हम नेक्स्ट डायमेंशन में एक्सपीरियंस करेंगे, जो जल्दी हो रहा है। अर्थ पे जो कुछ हो रहा है, लोग अगर इसके सबूत देखना चाहें, तो पोल शिफ्टिंग हो रही है। पोल शिफ्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये हर 12,000 ईयर में होता है, 12,500 ईयर समथिंग लाइक दिस, 12-13 हजार में एक बार ये होता है। जैसे घड़ी है, घड़ी में ऊपर और नीचे 12 और 6 12 घंटे, और 12 घंटे 24 घंटे का भी समय होता है, तो दिन और रात होते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी जो इवेंट हैं, ब्रह्मांड एक्चुअली तो साइक्लिक उसकी गति है, उनकी साइक्लिक उसके प्रोसेस हैं, उसको से हम देख सकते हैं। और ब्रह्मांड में कॉस्मिक शेप्स हैं, जियोमेट्रीज हैं, ये ब्रह्मांड की संरचना का आधार है। तो उसमें जो 26,000 ईयर की जो साइकिल होती है, हमारी पृथ्वी है, इसका सोलर सिस्टम है, इसका एक सन है। हमारी गैलेक्सी है, इसका एक और सन है। इसके बाद जो एक बड़ा, अगर सारी गैलेक्सीज का मिला के एक सेंट्रल सन है। इन सेंट्रल सन से हर 26,000 से जब ये सोलर सिस्टम रोटेट करता है, सारे ग्रह गैलेक्सीज मूव कर रही हैं, तो सेंट्रल सन से गैलेक्टिक सन को होते हुए अर्थ का जो सोलर हमारा सन है, उस पे जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ये एनर्जीज हमें हेल्प करती हैं इस डायमेंशन के लिए। ये इस बार फिर हो रहा है, 26,000 साल के बाद की साइकिल में ये फिर हो रहा है। लेकिन इस 26,000 में जैसे दिन और रात 24 घंटे मिला के हम एक मानते हैं, ऐसे ही इसमें जो 26,000 में 13,000 साल में 2 बार पोल शिफ्ट होते हैं। पिछला पोल शिफ्ट जब हुआ था 13,000 साल पहले, तो साइबेरिया में मैंने ऐसा सुना है कि एक म्यूजियम है, वहां पे एक मैमथ टाइप का जानवर है जो हाथी जैसा होता है, उसके मुंह में ऐसी घास पाई गई। पोल शिफ्ट इतना फास्ट हुआ कि उसको समय नहीं मिला, और वो घास उसके मुंह में ग्रीन घास है, जो इतने ठंडी जगह पैदा नहीं होती। उस समय वो गर्म देश था, तब वो घास थी, अब वहां पे बर्फ होती है। तो ये पोल शिफ्टिंग की घटनाएं इससे हर 12-13 हजार साल में होती हैं, ऐसा साइंटिस्ट भी मानते हैं। और ये पोल शिफ्टिंग के पास हम अब जा रहे हैं। हमारे शरीर में 6-7 चक्र हैं। इसमें जो नीचे के 5 चक्र हैं, ये 5 एलिमेंट इनमें माने जाते हैं। ये 5 एलिमेंट से 5 पूरा जगत 5 एलिमेंट से बना है। इस 5 एलिमेंट से डे टू डे लाइफ है, मेटेरियल लाइफ है, हमारी दुनिया चलती है। इसके बियॉन्ड के जो 2 चक्र हैं, ये स्पिरिचुअलिटी मानी जाती है। नीचे के जो 3 चक्र हैं, ये सर्वाइवल मोड में है, से इसको विष्णु ग्रंथि भी कहते हैं, नीचे के 3 चक्रों को मिला के। इसके बाद हार्ट चक्र है, और यहाँ पे विशुद्धि चक्र, और इसके ऊपर के आगे आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र। ये अभी तक की स्पिरिचुअलिटी के लिए धरती पे इंपॉर्टेंट थे। इसके बियॉन्ड भी हमारे जो चक्र हैं, अगर हम क्राउन चक्र के ऊपर जाएं तो उसको हम 8वां चक्र कह सकते हैं या सोल चक्र कह सकते हैं, ये एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। और इस अगर हम मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को देखें, इसमें जो लेवल है से जिसमें हम प्योर कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। अगर हम मैथमेटिकल मॉडल से इसको नापें, 0 से लेकर 1000 तक अगर हम कॉन्शियसनेस को डिवाइड कर सकें समझने के लिए, तो उसमें से 700 के बाद जो एनलाइटमेंट होता है, ये वाइब्रेशन है जो 5th डायमेंशन की वाइब्रेशन है। ये डायमेंशन, इस फ्रीक्वेंसी तक हमें पहुंचना है, ये हमारा काम है। तो अब लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है, एनलाइटमेंट तो इतना बड़ा शब्द है, एक कितने हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक हो पाता था, कैसे होगा? बहुत आसानी से होगा, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करेगी। सिर्फ जो वादा है वो आपकी विल है, अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हो पाएगी। और हमें इस पे काम करना है, अपनी कॉन्शियसनेस पे। और कॉन्शियसनेस के लिए जो हमारा जो पैरामीटर है, कई लोगों ने पूछा कि क्या क्राइटेरिया है? तो क्राइटेरिया तो सिंपल है कि फ्री विल है, लेकिन उसमें एक और क्राइटेरिया भी उन्होंने कहा कि सर्विस टू अदर्स। जब हम सेपरेशन बेस्ड लाइफ जीते हैं, तब हम अपने लिए जीते हैं,
मैं, मेरा परिवार, ये भी हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। और इसके अतिरिक्त जब हम दूसरों के लिए सर्विस करते हैं, तो दैट इज़ रिक्वायरमेंट। और वो रिक्वायरमेंट तभी होगी जब हमारा हार्ट ओपन होगा। और हार्ट ओपन करने के लिए हमें इसको समझना और इसको समझ के अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दैट इज़ आवर वर्क, इनर वर्क। अगर ये इनर वर्क अगर से इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, जब भी 2 युग में एक ट्रांजिट समय आता है, एक एनर्जीज़ बढ़ती है और दूसरी एनर्जीज़ उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ मैच नहीं कर पाती, तो एंड टाइम बनना शुरू होती है। जैसे अभी बात हुई थी कि अर्थ में जब ये सोलर फ्लैश आती हैं या शुमान रेजोनेंस हाई होती है, तो हमारा सेल एक्सपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर आने वाले समय में जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी हमारे अंदर है, ये उसको मल्टीप्लाई करेगा। अगर हमारे अंदर डर है, डर मल्टीप्लाई होगा। गुस्सा है, तो गुस्सा मल्टीप्लाई होगा। जो भी हमारे अंदर है, वो मल्टीप्लाई होगा। जॉय है, वो मल्टीप्लाई होगा। हैप्पीनेस मल्टीप्लाई होगी, ब्लिस मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारा काम है कि हम अपनी एनर्जीज़ को उस हद तक मैच कर पाएँ कि हम उसको फ़ील कर पाएँ, हम उस एंड टाइम मैडनेस में ना जाएँ। जो इन 2 युगों के बीच जो मैडनेस हो रही है, एंड टाइम मैडनेस से हम बचें, क्योंकि आने वाले समय में होगा जो गैलेक्टिक इवेंट है, ये तो हो के रहेगा। बस हम समझ पाएँ, तो हम अपने ऊपर तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कर सकते हैं, तो हम अपने आप को आसानी से इसके बारे में अपने ऊपर आसानी से इससे निकल सकते हैं। अगर आप इस कॉन्शियसनेस का मैप देखें, तो जो लव की फ्रीक्वेंसी है, वो 500 है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी से ही हम सर्विस टू अदर्स कर पाएंगे। अदरवाइज हमारी जो लव के एक्सप्रेशंस हैं, दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड हैं। हर कॉन्शियसनेस के स्तर पे एक रियलिटी होती है और एब्सोल्यूट रियलिटी है, वो इसके बियॉन्ड है। लेकिन जिसकी जितनी कॉन्शियसनेस है, वो उस कॉन्शियसनेस से ही चीजों को देखता है, चीजों को समझता है और चीजों उसका जो प्रेम है, वो इसी कॉन्शियसनेस का प्रेम है। अगर किसी की कॉन्शियस 100 लेवल पे है, डर पे बेस्ड है, तो उसका जो प्रेम है वो डर पे बेस्ड है। उसको ये डर है कि मेरा जो जिस चीज से मैं प्रेम करता हूं, ये मुझसे छिन ना जाए। चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कार हो, उसको वो डर से ही प्रेम कर पाएगा। ये डर नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये इमोशन है सिर्फ। तो इसी तरीके से डिजायर है, किसी को पाने की डिजायर को लोग प्रेम समझते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। अगर नहीं पा पाए तो गुस्सा है, राइट। ये सारे जो प्रेम के एक्सप्रेशंस हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि अर्थ पे जो हमारा जीवन है, ये सेपरेशन बेस्ड है, डुअलिटी बेस्ड है। यहाँ पे दो हैं, अच्छे बुरे का पेयर है। अच्छे बुरे का पेयर है, तो हमें अपने आप को बचपन से सिखाया जाता है कि बचो, अपने आप को बचा के रखो, सेव करके रखो। तो ये दो डुअलिटी के नेचर की वजह से हम प्रेम नहीं कर पाते। और वैसे भी अगर देखें, जिसको हम प्रेम का एक्सप्रेशन मानते हैं, विवाह, दो पार्टनर लोग मिल के रहते हैं, क्या वो प्रेम पे बेस्ड है? जब हम अपने सिस्टर के लिए, अपने बच्चों के लिए, मैरिज के लिए प्रपोजल देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? कितनी बड़ी फैमिली है, उसका बिजनेस कैसा है, नौकरी का क्या पोटेंशियल है, उसके कैरियर का। दैट इज ए बिजनेस। इस बिजनेस मॉडल से प्रेम विकसित नहीं हो सकता। इस धरती के जो सारे मॉडल हैं, ये इन मॉडल में कमी है, इसीलिए थर्ड डायमेंशन की रियलिटी ऐसी है। इस रियलिटी के बियॉन्ड का जो समय है, वो ही उसमें लव प्रकट होगा। और इस धरती पे कुछ लोग जो इस फ्रीक्वेंसी पे आ पाते थे, वो लव का एक्सपीरियंस करते थे। लव के बाद एनलाइटनमेंट है, बहुत आसान हो जाता है। लव तक की जर्नी बहुत स्लो है। ये पिरामिड स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे के लेवल पे बहुत ज्यादा समय लगता है और धीरे 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 जब हम ऊपर जाते हैं, तो जर्नी फास्ट होती है, एक्सपोनेंशियल जर्नी होती है। तो उस एक्सपोनेंशियल जर्नी में एक बहुत बड़ा जंप मिलता है जब हम 500
या प्रेम का अनुभव कर पाते हैं। और इस प्रेम के अनुभव करने के लिए हमें अपने हार्ट को ओपन करना पड़ता है। अब परिस्थितियां आ रही हैं कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, लेकिन काम हमें अपने ऊपर करना पड़ेगा। तो एक लिंक मैं और वंशिका जी को सेंड कर दूंगा, क्योंकि समय तो यहाँ पे इतना ही होगा, ज्यादा नहीं बता सकते। हमारे हार्ट में 6 वर्च्यूज हैं। अगर हम उन वर्च्यूज के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारे हार्ट को एक्सपेंड करने में मदद मिलेगी। उसमें फॉर एग्जाम्पल एक वर्च्यू है आभार, दूसरों के प्रति थैंकफुलनेस, आभार। तो सबसे पहले अपने प्रति थैंकफुल। हम इस जीवन में आए, हमें किसी को भी, हमारी पुरानी कितनी सारी जनरेशन्स हैं, एक काल चक्र के ऐसे खंड में हम पैदा हुए हैं कि हमें ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। हम एक नई रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, और इसके ना हम इसको सिर्फ अनुभव करेंगे, हम इसको देख रहे हैं। तो कितना बड़ा अवसर है। जिस काम को करने के लिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि एक बार नारद जी जा रहे थे, तो एक साधक ने पूछा कि आप ऊपर जा रहे हैं तो मेरे बारे में पूछ के आइएगा, मुझे कितने जन्म धरती पे अभी और साधना करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब वो लौट के आए तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ पे जितने पत्ते हैं, इतने जीवन बाद में मोक्ष मिलेगा। उस तरह की डेंसिटी, उस तरह के युग में से अब हम कुछ सालों में एक, जिसको हम जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते थे, मोक्ष, मुक्ति, इस जन्म और मरण की साइकिल से मुक्ति, वो मुक्ति होने का मौका है। तो कितना अपने प्रति आभार। हमने ऐसा समय चुना। कुछ लोग नहीं मानते होंगे कि हमने ये समय चुना है, लेकिन अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस का ये प्लान है जो अनफोल्ड हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। और जो बच्चा अपने पेरेंट्स को चुनता है, अपना नाम भी वो चुनता है, अपने पेरेंट्स, जो पेरेंट्स के माइंड में वो मैसेज आता है और वो बच्चे को ये नाम देते हैं। तो इसलिए ये हमारा प्लान अनफोल्ड हो रहा है, और हमारा प्लान परफेक्टली अनफोल्ड हो। हम मानव जाति के एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, ब्रिज बनने का मौका है। जो ये अर्थ पे, इससे बड़ी घटना कोई नहीं है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो मानती है युग परिवर्तन हुए थे। त्रेता युग में रामचंद्र जी का समय था, उसके बाद द्वापर में श्री कृष्ण जी, और अब कलयुग चल रहा है। इससे पहले वाला तो द्वापर युग था, तो उसकी हमें महाभारत की कहानी पता है। वो भी बहुत बड़ी घटना थी, एक तरह से वर्ल्ड वार थी। पूरी दुनिया के लोगों को चुनना पड़ा, वो धर्म और अधर्म में, कौरवों या पांडवों में किस तरफ युद्ध करेंगे। उसके बाद अब फिर महाभारत 2.0 है, और ये उससे कंपेरेबल नहीं है। वो वाली महाभारत इस युग परिवर्तन से कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि उस समय युग परिवर्तन के बाद भी थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस रह पाई थी। अब एक नई एरा की शुरुआत है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े हम घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं, और इस घटनाक्रम में अपने प्रति आभार। तो हम अपने से शुरुआत कर सकते हैं। जब हम, अधिकांश मानवता जो है विक्टिम रोल में जीती है। कुछ सामाजिक सिस्टम ऐसे हैं कि वो अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो वो दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अपने आप को प्रेम नहीं कर पाती तो दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अपने प्रति आभार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6 वर्च्यूज की प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हार्ट ओपन होगा। सर्विस टू अदर्स का मतलब जो हमारा थॉट प्रोसेस है, इसमें कितने परसेंट हमारा थॉट प्रोसेस हमारे अपने ऊपर सीमित है, कितने परसेंट हमारा थॉट प्रोसेस है पूरे ब्रह्मांड पे सीमित है। इतना बड़ा ब्रह्मांड और एक छोटा सा मैं, और मेरे थॉट में 99% मैं अपने बारे में सोचता रहूं, ये क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, ये कहाँ बीमारी आ गई, महामारी आ गई, समथिंग लाइक दिस। तो अपने थॉट प्रोसेस को धीरे धीरे एक्सपेंड करना, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अपनी जिंदगी में लोगों को इंक्लूड करना, तो हमारी कॉन्शियसनेस तेजी से बढ़ सकती है।
कॉन्शियसनेस की जर्नी को नापा जा सकता है। ये पॉइंट मैं इसलिए आज आप लोगों के सामने बहुत ये सीरियस इशू है क्योंकि अब समय कम है। टाइमलाइन कंप्रेस्ड हो चुकी है। इस कंप्रेस्ड टाइमलाइन में थोड़े समय में हमें ज़्यादा काम करना है। कॉन्शियसनेस की जर्नी के 24 कार्ड हैं, जैसे पहले 0 to 1000 नापी थी। इसी तरह अगर हम कॉन्शियसनेस की जर्नी को 24 कार्ड में नापा जाए तो ये 12th कार्ड है। इसका नाम हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन उल्टा लटका हुआ है, आप देख रहे हो। जब तक हमारा धरती पे इसका पांव नहीं है, इसका पांव ऊपर की तरफ है। ये पैराडॉक्स है। जब तक हम धरती पे रह के अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं धरती के नियमों से, इस धरती पे थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस में बहुत कुछ मैनिपुलेटेड है, लेकिन वो हमें असली लगता है। असली लगता है तो द्वंद्व पैदा होता है। जो हम अब तक अपनी प्रैक्टिसेस करते थे वो प्रैक्टिसेस काफी नहीं। अगर कोई बहुत अच्छा मुसलमान है तो वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, अपनी जकात करता है, दान करता है, ये काफी नहीं है। इसी तरह कोई भी मान लो आर्य समाज में है, वो रोज हवन करता है। हमारी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं वो काफी नहीं है। और इसको समझने का स्तर तभी आ पा सकता है जब हम अपनी कॉन्शियसनेस के लिए जो समाज के लिए सीधा है वो हमें उल्टा दिखाई देना शुरू होता है कॉन्शियसनेस के 12th लेवल पे। इसके दोनों तरफ जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है उसमें 6 शाखाएं हैं, लेकिन वो कटी हुई हैं, सूख के ठूंठ टाइप की बन चुकी हैं। उनमें फल देने की क्षमता खत्म हो गई। ये इसके सारे जो हर चक्र में इच्छाएं या उसके एक्सप्रेशंस हैं। आप लोग आप में से काफी लोग कल क्रिया दीक्षा लेने जा रहे हैं भोपाल में, आप सभी को बधाई हो। और उस क्रिया में आप इन चक्रों के बारे में और समझेंगे तो वो ज्यादा मैं नहीं बोलता क्योंकि समय कम है। इन चक्रों के जो फल हैं इस लेवल पे खत्म हो जाते हैं। और आप इसका देखो कि क्रॉन चक्र इसका जो है वो खुला हुआ है। सहस्त्रार चक्र बाल नीचे लटके हैं, सहस्त्र हजारों लाखों बाल जो नीचे लटके हैं, ये सहस्त्र चक्र खुला होने का मतलब है। इसकी जो इसमें बटन है, ये भी 6 बटन है और बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन हैं। इसके दोनों हाथ अंदर हैं, जेब में हाथ नहीं दिखा रहा ये क्या करता है। और इसकी जेब से दोनों हाथों से सोने के और चांदी के सिक्के नीचे गिर रहे हैं। सोने के सिक्के मटेरियल का प्रतीक है कि जो कुछ इसने अब तक इकट्ठा किया, धन दौलत स्टेटस, और चांदी के सिक्के जो इसका स्पिरिचुअल वेल्थ है, दोनों को फेंक रहा है। स्पिरिचुअल वेल्थ को क्यों फेंक रहा है? क्योंकि ये जान जाता है कि जो हमने स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हैं ये इससे आगे मुझे ले जाने में हेल्प नहीं कर सकता। किसी भी धर्म में हो, पहली बात तो धर्म और स्पिरिचुअलिटी दो अलग अलग बातें हैं, ये आप सब लोग जानते होंगे, तभी सुन पा रहे हैं, नहीं तो ये सब नहीं सुनते। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारा फेक है और इस फेक को समझने की क्षमता विकसित करनी है हम सबको। एक छोटे से एग्जाम्पल से करने की कोशिश करते हैं। युधिष्ठिर का जो धर्म है, उसकी धर्मराज उसको हम कहते हैं, उसका धर्म है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध है। अगेन जो अब होगा वो महाभारत थी। महाभारत 2.0 धर्म और अधर्म के बीच में है। अगर आप इसको नहीं समझ सकते तो छोटी सी बात, जो यहाँ पे जो अर्थ है ये 2 भागों में डिवाइड हो रही है। 5th डायमेंशन की कॉन्शियसनेस और जो 3rd डायमेंशन की कॉन्शियसनेस है, ये एक लेवल इस पे कंट्रोल और बढ़ने वाला है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या चिप के थ्रू ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश है। यहां से 2 रास्ते जाते हैं, बीच का रास्ता खत्म हो चुका है। दोनों सब जैसे पहले महाभारत में वो धर्म युद्ध हुआ था और वो भी विश्व युद्ध था। अगेन हम उस सिचुएशन में आए हैं कि फिर पूरे सब लोगों को एक ना एक रास्ता चुनना होगा। तो कुछ लोग जो है 5th डायमेंशन की बातें सुनते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। उन्होंने भी अपना रास्ता चुन लिया है कि हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ना डिसीजन लेना भी एक डिसीजन है, लेकिन जो तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं 5th डायमेंशन के लिए, वो ऑटोमेटिकली 3rd डायमेंशन की
नेक्स्ट लेवल पे ट्रैप हो जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे जो ट्रैप हो जाएंगे उनके लिए भी कभी वो जागेंगे, लेकिन वो प्रोसेस कैसे होगा वो उस समय की में पता लगेगा जो इस डायमेंशन में ट्रैप हो जाएंगे। अगर आप सोचो क्या इससे बड़ा कोई अधर्म सोचा भी जा सकता है क्या? ह्यूमैनिटी के इमोशन, उसकी स्पिरिचुअलिटी को हमेशा के लिए खत्म करना और उसको हमेशा के लिए गुलाम बनाना। तो इस धर्म और अधर्म के बीच में अगेन ये युद्ध शुरू होने वाला है। इस युद्ध में जो अधर्म का प्रतीक है द्रोणाचार्य, सिखाया तो सिर्फ अमीरों को, एकलव्य को सिखाया तक नहीं और उससे गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। क्यों? कि मेरे गुरु का, मेरे शिष्य का नाम सबसे बड़ा हो। अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में मांगा कि एक राजा है द्रुपद, उसको जाके वहां से उसको कैद करके लाओ, उससे मुझे बदला लेना है। ये उसने गुरु दक्षिणा मांगी। लाखों लोग मर रहे होंगे युद्ध में, लेकिन उसने उसके लिए वो इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से जब वो युद्ध का सेनापति था, उसकी जिम्मेदारी थी युद्ध के नियमों को पालन करना। अभिमन्यु को 7 महारथियों ने अधर्म से मार दिया। एक दिन पहले की घटना है। युधिष्ठिर से भगवान ने कहा कि इन परिस्थितियों में जो अधर्म का प्रतीक है, इसको हटाने के लिए तुम्हें यह कहना होगा कि अश्वत्थामा मर गया। उसने कहा कि मैं सच बोलूंगा। ये धर्म और अधर्म के बीच ये निर्णय आने वाले समय में सबको लेना पड़ेगा। ये निर्णय वही ले पाएगा जो कॉन्शियसनेस में पैराडॉक्स को समझ पाएगा। जो पैराडॉक्स को नहीं समझ पाएगा वो पुराने स्पिरिचुअल, मोरल ऑब्लिगेशंस इनमें फंसा रहेगा। पितामह भीष्म ने कहा मेरा ऑब्लिगेशन है, मैं अपने वचन की रक्षा करूंगा, नहीं देख पाए। कर्ण ने कहा मेरा ऑब्लिगेशन है, मैं अपनी दोस्ती की रक्षा करूंगा। हम जिस समाज में हैं, ये समाज ऑब्लिगेशन से बना हुआ है। इस समाज में आने वाले समय में आप सब लोगों को ये डिसीजन लेने की क्षमता पैदा करनी होगी। ये क्षमता सिर्फ तब आ सकती है जब आप 12th कार्ड का लेवल पार कर सकें। तो ये बहुत बड़ा काम है। इस काम को करने के लिए हमें सीरियस एफर्ट करने पड़ेंगे। लव की फ्रीक्वेंसी के बाद हम इस पैराडॉक्स को समझ सकते हैं। जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा, प्रेम का उल्टा जो है वो नफरत नहीं होता, जैसा हम अधिकांश लोग मानते हैं। प्रेम का उल्टा डर होता है। अगर मेरे कमरे में कोई भी, मान लो स्नेक आ जाए, कोबरा सामने इस समय आ जाए, तो मैं उसको प्रेम कर सकता हूं अगर मुझे उससे डर ना लगे तो। लेकिन मैं डर जाऊंगा तो भागूंगा, उसको मारने की कोशिश करूंगा। इसलिए जो मानवता अभी तक डर पे जीती है, और डर के बाद जब अगर वो प्रेम की फ्रीक्वेंसी के लिए उसको हार्ट ओपन करना पड़ेगा। हार्ट ओपन होने के बाद वो इस अपने स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल वेल्थ और मटेरियल वेल्थ को समझ के फेंक सकेगी। अगर आप उस स्टेज पे नहीं आ पाए तो आप नहीं कर पाएंगे। और ये सबकी जिम्मेदारी होगी अधर्म में हम किस ओर खड़े हों। जो इससे पहले वाली घटना हुई थी महाभारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहला चैप्टर अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने जब सामने देखा कि हमारे, जिनको मैं प्रिय हमारे हैं रिश्तेदार, वो उस तरफ खड़े हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये स्थिति आप सबके पास भी सामने आएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी। हर एक की सोल का अपना प्लान है। अगर आपके परिवार वाले इस प्लान को एग्री नहीं करते, किसी तरीके से वो रेजोनेट नहीं करते, तो आपको ये जर्नी करनी पड़ेगी, करने के लिए चॉइस होगी। लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आप इस गीता के इस चैप्टर को समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। गीता के 3rd चैप्टर में भगवान ने कहा कि तुम अपने धर्म का पालन करो। अगर धर्म की रक्षा करते करते मारे गए तो भी अच्छा, और अगर जीत गए तो भी अच्छा। अब ऐसे ही इस्लाम में भी ऐसा आता है कि जिहाद करो। जो धर्म में मैनिपुलेशन होता है, किताब तो 1400-1500 साल पहले की टीचिंग है,
लेकिन उसके मैनिपुलेशन में इस जिहाद का मतलब बदल गया। अब ये जिहाद हो गया कि आप अगर आतंकवाद करो तो आपको 700 वहां पे 70 हूरें मिलेंगी स्वर्ग नरक में। तो सेम वे ये, लेकिन ये इसी धर्म युद्ध की बात थी। सारे धर्मों की टीचिंग हो सकता है सही हो गलत हो, समय के साथ मैनिपुलेट हो गई हो, लेकिन धर्म युद्ध में आप सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ये धर्म युद्ध इनर है, ये आउट बाहर का धर्म युद्ध नहीं है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसका प्रोजेक्शन ये धरती है, तो अंदर जो है वो बाहर प्रकट हो रहा है। अंदर की हमने अगर डर पे विजय प्राप्त नहीं की तो बाहर का डर प्रकट होगा। इसका एक एग्जाम्पल है पिछले 3 सालों की घटना है। जब पहली बार लाइट आई, जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो पहली बार हमारे टॉक्सिन्स बाहर आते हैं, या होम्योपैथी दवाई लेते हैं तो भी टॉक्सिन्स बाहर आते हैं बीमारी से मुक्त करने के लिए। इस धरती की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के डर थोड़ी सी लाइट मिली और वो प्रकट हुए एक महामारी के नाम पे, एक झूठ के नाम पे। लेकिन तो भी हम चाहे कहते रहें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको क्रिएट किया और ये डार्क एजेंडा का हिस्सा है, हमारी कॉन्शियसनेस ने इसको क्रिएट किया है और हमारी कॉन्शियसनेस ही नेक्स्ट रियलिटी को क्रिएट कर रही है। प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, समय कम है और इस समय में गीता को देखते हुए पहले चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक की जर्नी इंडिविजुअल जर्नी है, आपकी चॉइस है। पहले चैप्टर में अर्जुन ने भी गांडीव फेंक दिया, उसने कहा चक्कर आ रहे हैं, गला सूख रहा है, मैं नहीं कर सकता। तो ये सबके जो बिगनर्स हैं उनके सामने भी ये प्रश्न है और आने वाले लोगों के सामने भी प्रश्न है। अगर आप इस जर्नी को करेंगे तो आपको 11 चैप्टर में या 12 चैप्टर में ईश्वर के दर्शन होंगे। भगवान ने अर्जुन को भी अपना विश्व रूप दिखाया। आप भी इस कॉन्शियसनेस के गेम को समझ सकते हैं, तब आपकी जर्नी और फास्ट होगी। इस लेवल तक आपको आने के लिए पैराडॉक्स को समझना होगा, स्पिरिचुअलिटी के गलत फेक हिस्से को समझने की समझ डेवलप करनी होगी। और ये समझ तभी डेवलप आप कर पाएंगे जब आप सीरियसली काम करेंगे। अगर आप जो अब तक करते आए हैं वही कंटिन्यू करेंगे और उसको सोचेंगे कि ये अच्छा है, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है, तो नहीं हो पाएगा। और इसी स्पिरिचुअलिटी में एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी आ गई है। एक पुरानी स्पिरिचुअलिटी थी कंजर्वेटिव और एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है, ये भी केज है। न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में भी इस तरह की बातें हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट करेंगे, पिलग्रिमेज में जाएंगे। अब आप देखो वैष्णो देवी की यात्रा में जो जा रहे हैं वो भी RFID चिप लगाना शुरू कर दी, और मैंने सुना है कि अमरनाथ की जो यात्रा होगी वो भी इसी चिप के थ्रू होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप, इसको सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। जैसे लॉ ऑफ वन है, सारा जगत एक ही उसका प्रकटीकरण है, एक ही कॉन्शियसनेस का, तो ये सिंगुलर है। इसके बदले जो टेक्निकल सिंगुलैरिटी है वो, अगर मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक आगे बढ़ जाए कि उसका वापस आना मुश्किल हो और वो ह्यूमन के बिना अपने कर पाए। अभी ह्यूमन के मदद से करती है, ह्यूमन का इंटरफेस उसको जरूरत ना पड़े, वो अपने आप कंट्रोल ले ले। दैट इज कॉल्ड टेक्निकल सिंगुलैरिटी। हम टेक्निकल सिंगुलैरिटी की और बहुत तेजी से ह्यूमैनिटी बढ़ रही है क्योंकि दोनों तरफ ये पोटेंशियल ओपन हो रहे हैं। 5th डायमेंशन पॉजिटिव और 3rd डायमेंशन में जो इस तरफ के भी पोटेंशियल हो रहे हैं। तो ये जो सिंगुलैरिटी है बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम इनको अगर इस अधर्म को समझ पाएंगे, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, तो 18 चैप्टर में भगवान ने बताया कि मैंने तुम्हें जितना बताना था बता दिया, अब तुम्हारी फ्री विल है, जो कुछ करो। तब तक हमें अपनी ये समझ विकसित हो जाएगी। भगवान की नॉलेज के बाद भगवान को पता था कि इसको समझ आ गई है, ये समझ हमें विकसित करनी है। ये समझ पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स पे हमें सीरियसली काम करना पड़ेगा सबको। तो समय बहुत तेजी से बीत गया, आपके क्वेश्चंस भी हैं। मैं एक छोटा सा मेडिटेशन, हम अपनी कॉन्शियसनेस में, जब हम 2 बातें और बता देता हूँ। जब हम इस सोलर बेल्ट से गुजरते हैं जिसमें 26,000 ईयर में जो सेंट्रल सन से इस तरह की एनर्जीज आती हैं, हमारा सन इसको रिफ्लेक्ट करता है, हमारे जो सिंक्रोनाइजेशन है बढ़ जाते हैं, हमारी जो मैनिफेस्टेशन पावर है बढ़ जाती है। ये भी नापी गई है,
जिन लोगों को स्पेस में भेजा गया और उनके लिए ज़ीरो ग्रेविटी फ़ोर्स बनाई गई, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए, वहाँ पे मैग्नेटिक फ़ील्ड बहुत कम की गई। उनके अंदर ये टेलीपैथिक एबिलिटीज़, थॉट मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई थी।